नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी लापरवाही की बात करेंगे। कोरोना संकट काल में जबलपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां एक स्वस्थ महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस महिला का सैंपल 1 सितंबर को लिया गया था। 4 सितंबर को महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब महिला की कोरोना रिपोर्ट का मैसेज आया तो उसमें महिला को नेगेटिव बताया गया। इसके बाद महिला ने अस्पताल में हंगामा किया। उसे बाद में दूसरे अस्पताल में सामान्य लक्षण वाले मरीजों के साथ भर्ती कर दिया गया। बड़ी लापरवाही कोरोना संकट काल के दौर में। तो अब जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा की हम खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से छिंदवाड़ा के कोविड सेंटर में जो जिला अस्पताल में बनाया गया है वहां अव्यवस्थाओं का आलम है। प्यास से तड़प तड़प कर एक कोरोना संक्रमित मर गया। उसी महाकौशल का एक और जिला है जबलपुर, संस्कारधानी, जहां स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। स्वस्थ महिला को कोरोना पॉजिटिव बताया गया और 1 सितंबर को सैंपल लिया गया। 4 सितंबर को महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 2 बड़ी लापरवाहियों पर लगातार चर्चा। जबलपुर से प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट हुआ? गंभीर ये लापरवाही है। इससे पहले भी जबलपुर को अफसरों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा था। प्रतीक। बेशक ललित, चूंकि लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में जबलपुर है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बीते दिनों एक मरीज ने अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर ली, उसकी मौत हो गई। उसके पहले 2 बार ऐसे प्रयास और हो चुके थे। कल जो एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, देख रहे हैं कि एक महिला मरीज है जो अपने मोबाइल का वो मैसेज दिखा रही है कि उसमें नेगेटिव दिया गया है, लेकिन उसे पॉजिटिव बताकर भर्ती कर लिया गया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो सीएमएचओ का बयान भी स्पष्ट रूप से सामने आया और ये कह रहे हैं कि सुपरटेक की लैब रिपोर्ट में वो महिला पॉजिटिव अभी भी है, यानी अभी भी प्रशासन ये मानने तैयार नहीं कि वो नेगेटिव है। बहरहाल अगर नेगेटिव नहीं भी है तो मैसेज आखिर महिला के पास कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि कहीं ना कहीं ये एक आक्रोश उस महिला में पैदा कर रहा है और भ्रांति का माहौल भी पैदा कर रहा है। अगर महिला मरीज पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव का मैसेज उसे आ रहा है, फिर भी मेडिकल जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या जो चिकित्सक है वो कह रहे हैं कि नहीं, सुपरटेक लैब रिपोर्ट में वो पॉजिटिव है, तो फिर आखिर मैसेज उस महिला तक कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कोई बीच में या फिर कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं हो रहे हैं क्या? ऐसा और भी मरीजों के साथ ठीक है। सीएमएचओ साहब की सफाई जो दी गई है, सीएमएचओ साहब ने जो भी सफाई दी है, प्रतीक, इतनी जल्दबाजी बरतने की जरूरत क्या है जबकि लोग डर कर खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं? बेशक ललित, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम यहां पर आ रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अब वो इस प्रकार का रवैया ही अपना रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल कल शाम को हुआ था तो सीमित था, लेकिन जैसे ही पब्लिक डोमेन में भी ये लगातार आता गया, फेसबुक पर वायरल हुआ, तब जाके हरकत में अधिकारी आए। महिला के पास आज अभी भी वो उसके खुद के मोबाइल में मैसेज मौजूद है जिसमें सुपरटेक लैब रिपोर्ट में उसके पास मैसेज आता है और लिखा रहता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन उसे फिर भी अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और बाद में चिकित्सक ये कहते हैं कि नहीं, भूलवश वो मैसेज आपको चला गया, आप पॉजिटिव हैं। तो आखिर मैसेज भेजने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? कोरोना के मामले में बेशक एक मतीन हम बात करते हैं कि इलाज नहीं मिल पाया, लेकिन अगर इस प्रकार की हीला हवाली बरती जाएगी, इतनी बड़ी मानवीय त्रुटि अपनाई जाएगी कि जो पॉजिटिव है उसे आप नेगेटिव बताएंगे और बाद में कहेंगे नहीं आप पॉजिटिव हैं, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार का खिलवाड़ जो है वो सिस्टम के साथ यहाँ पर हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं मरीज, इसके बाद भी अधिकारी नहीं सचेत रहे हैं, सिस्टम उतना सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सवालिया निशान है। और बेशक अब सरकार को कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों पर, जबलपुर की अगर बात की जाए, चाहे वो खुदकुशी का हो, चाहे मैसेज वायरल होने का हो, चाहे जो पत्र एक वायरल हुआ था मेडिकल से जो पहुंचा था, बाहर तक आया था और व्यवस्थाओं का आलम बताया था किस प्रकार से कोई देखरेख नहीं हो रही है, तो तमाम बातें हैं जिसपे कहीं ना कहीं सुपरविजन की अब सख्त जरूरत यहां पर महसूस की जा रही है। ललित, सुपरविजन की सख्त जरूरत। फिलहाल महिला से जुड़ा कोई अपडेट? कहां पर उसे भर्ती कराया गया है? जैसे सामान्य लक्षण वाले अस्पताल में भर्ती कराने की बात आ रही थी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? ट्रीटमेंट उसका चल रहा है या नहीं चल रहा है? प्रतीक। देखिए ललित, इसमें भी एक हास्यास्पद बात आपको बता दूं कि पहले महिला को जब पॉजिटिव बताया गया तो वो मेडिकल अस्पताल में, जो डेडिकेटेड अस्पताल है, पॉजिटिव मरीजों के साथ उसे भर्ती किया गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब मैसेज आया, तो उस महिला को शिफ्ट करके जो क्वारंटीन सेंटर है वहां भेज दिया गया। लेकिन अब जब पता चला है कि वो पॉजिटिव है तो उसको वापस कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भर्ती कर दिया गया है। तो एक महिला इधर से उधर हो चुकी है 3 बार और सिस्टम जो है वो किस अव्वल दर्जे की लापरवाही बरत रहा है, ये आपके और हमारे सामने है। इस तरीके की लापरवाही ही काफी है किसी स्वस्थ इंसान को कोविड पॉजिटिव बनाने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महिला ने हंगामा किया था, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या लिखा? देखो लिखा है, देख सर। फोन करके बोलते हैं पॉजिटिव है। भैया ये फोटो खींच के मेरे इसमें शेयर कर देगा वो। अरे ये देखो मैसेज आज क्यों दिया उनने? 3 दिन पहले फोन करके बोलते हैं कि पॉजिटिव है। अरे नहीं बेचारे दो बच्चे हैं। मैंने अभी डॉक्टर साहब को फोन लगाया, भैया मेरे नंबर पे सेंड कर दे रहा है। दो बच्चे वीडियो हैं यार। वीडियो है। ये गलत है ना, मेरे को 3 दिन पहले फोन करके बोलते पॉजिटिव है। तो लेडीज वार्ड है, हम लोग आगे नहीं आ सकते। आप बोलो। 1 तारीख को हुआ था। बोलो अम्मा बोलो। 1 तारीख को मुझे लेकिन जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या स्थितियां सिर्फ जबलपुर की ऐसी हैं? कतई नहीं। तमाम जगहों की लगातार अव्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा के कोविड केयर सेंटर की बात करेंगे। छिंदवाड़ा का कोविड सेंटर जिला अस्पताल में बना हुआ है, आलीशान इमारत है और अव्यवस्थाएं घनघोर हैं। एक कोरोना पीड़ित ने वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बताई। इसका पूरा परिवार कोविड-19 पॉजिटिव है। इसी के परिवार में प्यास से तड़प तड़प कर एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। 2 घंटे तक पानी मांगने के बाद भी कर्मचारियों ने पानी नहीं दिया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। सियासत भी खूब हो रही है। एक पार्टी जा रही है कोतवाली में नारे लगा रही है, वही पार्टी पहले छिंदवाड़ा मॉडल का इतना ढिंढोरा पीटा करती थी। अचरज देखिए, उसी छिंदवाड़ा में पानी न मिलने से कोविड-19 पॉजिटिव की मौत हो जा रही है। और अव्यवस्थाओं के आलम के बीच अगर मध्य प्रदेश में कोरोना तेज रफ्तार से बढ़े तो अचरज नहीं होना चाहिए। 73,000 कोरोना का अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सूबे में कोरोना के 73,000 पार हो चुके हैं संक्रमण के मामले। ये अच्छी बात है कि 55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, लेकिन 1,500 से ज्यादा ऐसे जो कोरोना के चलते जिनकी जान चली गई। 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य महकमे को आपने देखा, अब कानून व्यवस्था की सेहत क्या है वो देख लीजिए। बैतूल में कथित तौर पर गौवंश तस्करों को भीड़ ने निशाना बनाया। ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। और अचरज की बात यह है कि पुलिस इस घटना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। 3 पिकअप वाहन थे, मवेशियों से भरे हुए थे, महाराष्ट्र की तरफ ये जा रहे थे। बैतूल के मुल्ताई का यह मामला है। लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी से कूदकर भागने लगे। इनमें से एक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद ये भीड़ खुद में अदालत बन गई। बेदम उसकी पिटाई की गई, बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, मार मार के उसे अधमरा कर दिया गया। मुल्ताई थाना इलाका लगता है और प्रभात पट्टनम की यह घटना है। और गरीबों के बाद अब छात्रों की सेहत से कैसे खिलवाड़ हो रहा है वो भी जान लीजिए। छतरपुर में मिड डे मील के लिए छात्रों को कीड़ा लगा चावल बांटा गया। अब यह मामला सामने आया है। यह कीड़ा लगा चावल मवैया और रगौली की राशन दुकानों से स्कूलों को भेजा गया। छात्रों को कीड़ा लगा चावल देने का यह मामला हरपालपुर इलाके का बताया जा रहा है। खराब चावल की सप्लाई, खराब चावल का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी अभी सियासी सुर्खियां बना हुआ है। इन सब के बीच एक और स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए कीड़े लगा चावल बांट दिया जाता है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं खाद्य निरीक्षक को मौके पर भिजवा के इसकी जांच कराई जाएगी और कोई बनाया गया खराब चावल सप्लाई किया गया उसको वापस कराया जाएगा सही मात्रा। और अब बात झाबुआ की, जहां कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नेचुरल गोल्ड फ्लोर मिल पर यह कार्रवाई हुई है। 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 409, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। एक महिला भी इसमें शामिल है। एसडीएम थांदला ने इस फ्लोर मिल का सर्वे किया था। 5 सितंबर को यह सर्वे किया गया। स्टॉक क्रय विक्रय इनमें भारी अनियमितताएं थी। थांदला एसडीएम के प्रतिवेदन पर यानी रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। झाबुआ का पूरा मामला
जहां कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नेचुरल गोल्ड फ्लोर मिल, इस पर कार्रवाई करते हुए 9 लोग हिरासत में लिए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। एसडीएम थांदला ने इस फ्लोर मिल का सर्वे किया था 5 सितंबर को। स्टॉक में क्रय विक्रय में अनियमितताएं मिली थी। थांदला एसडीएम ने पुलिस को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट दी और उसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 409 और 420, हेराफेरी, धोखाधड़ी, गबन 420, इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अपडेट क्या कुछ है इस मामले में? 9 लोग हिरासत में लिए गए, क्या इनसे पूछताछ की जा रही है अब? जी देखिए, बिल्कुल ललित जी, फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया और इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया 409 और 420 के तहत। तो अब ये गिरफ्तारी कहलाई जाएगी ना वीरेंद्र? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गिरफ्तारी कर लिया गया है और अब पुलिस इन गिरफ्तार करने के बाद में, इनकी गिरफ्तारी के दस्तावेज तैयार होने के बाद में अब पुलिस इनको करीब 2:30 बजे कोर्ट में पेश करेगी। ललित जी, जो ताजा अपडेट इस मामले में ये है। और आपको ये भी याद होगा कि 5 सितंबर को जो पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे सूरज चंद्र जैन, उनको जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसी के मामले को ये लिंक जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि इसमें पूरा तरह से भी पुलिस को भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो पीडीएस का जो अनाज है और ये जो फ्लोर मिल है, इसका कुछ न कुछ कनेक्शन हो सकता है। जी ललित जी, अनाज की हेराफेरी का ये पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये 9 लोग जो हिरासत में लिए गए थे, अब चूंकि मामला दर्ज हो गया है, कोर्ट में भी इन्हें पेश किया जाना है। 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 सितंबर को यह सर्वे किया गया था। पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक नेता, स्थानीय नेता, उसका भी नाम इसमें शामिल है। इधर खंडवा में बीजेपी के नेता हैं नारायण पटेल। वो जनसंपर्क करने पहुंचे। चुनाव चूंकि सर पर है, मानधाता से ये विधायक हैं, पार्टी फिर उन्होंने छोड़ दी। इनकी भी अंतरात्मा बदल गई। तो जो 27 लोग जिनकी अंतरात्मा बदली है, उसमें एक ये भी है। बिजली और सड़क के मुद्दे पर ग्रामीणों ने इनका विरोध किया, जमकर खरी खोटी सुनाई, वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और इसके बाद उल्टे पांव बीजेपी नेता को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल बाद भी इलाके की बिजली और सड़क की समस्या जस की तस है। कांग्रेस में रहते हुए तमाम वादे उन्होंने किए। फिर नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब जनसंपर्क की बारी आई तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहयोगी हरेंद्र नाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि जो नारायण पटेल हैं, उनके पास बना बनाया बहाना है कि कांग्रेस की वजह से वो विकास नहीं कर पाए या सड़क और पानी की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। क्या अपडेट हरेंद्र? जी ललित, बताना चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। बिल्कुल नारायण पटेल पर यह चरितार्थ हो रही है कि नारायण पटेल जब कांग्रेस में थे तो नारायण पटेल ने काफी यहाँ पे चुनावी वादे किए थे। जो वादे होती है, उन्होंने काफी घोषणाएं वगैरह की रखी थी। मुख्यमंत्री को बुलवाया था वहाँ पे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। जनता से वादे किए थे कि सड़क बनवा दी जाएगी, बेरोजगारी के मुद्दे दूर होंगे, पानी के मुद्दे दूर होंगे। लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है, उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। 2 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर एक बार जब इन्होंने जमीनी हकीकत और चुनावी मौसम को देखते हुए जब फिर पामाखेड़ी गांव का दौरा किया, ग्रामीणों ने घेर लिया। घेरते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाए, उन्हें पिछले वादे याद दिलाए कि आपने जो वादे किए थे सारे झूठे वादे निकले। फिर एक बार झूठे वादे, झूठे मुरब्बत करने आ गए हैं। इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाइए मत नेताजी करके उनको वहां बाहर से ही बिना सभा किए लौटा दिया ग्रामीणों ने। ग्रामीणों को विरोध था कि इस बार क्या गारंटी है कि इस बार भी आप फिर से अपने वादे पर चरितार्थ पूरी करेंगे। ललित, और विधायक जी ने इस पर कुछ कहा है? कितनी आबादी इस गांव की होगी हरेंद्र, और समस्या आखिर इनकी सुलझाई क्यों नहीं जा सकी? विधायक जी जो अपने वो जो अक्सर होता है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक टांग दी जाती है। विधायक जी आरोप कि ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस द्वारा विरोध करवाया जा रहा है जहां जहां वे जा रहे हैं। चूंकि भी कांग्रेस छोड़ के ताजा हुई भाजपा में गृह प्रवेश उन्होंने किया है, तो जहां जहां जा रहे हैं उनका ये आरोप है कि ये इस तरह का विरोध जो है कांग्रेस ही करवा रहे हैं ताकि वो अपनी सभाएं पूरी ना कर सके। लगे कि मुख्यमंत्री के सामने कि कहीं ना कहीं इनका विरोध है, इनको टिकट ना दिया जाए। ये आरोप लगाया नारायण पटेल ने। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आप अपनी मांगे उठाएंगे, आप अपनी बात रखेंगे,
तो आपको बता दिया जाएगा कि आप फला पार्टी के हैं, आप फला पार्टी के हैं। पर आप इनमें से देख लीजिए कौन आपको पार्टी वाला नजर आता है, किसकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान की मौत पर कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। नरोत्तम ने कहा कि मौत कोई भी हो दुखद होती है और मौत पर राजनीति करना और भी दुखद होता है। जो लोग 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर रहे थे उसके ऊपर कभी ट्वीट नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस में न नीति ठीक है न नीयत। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जो लोग हमारे पास आना चाहेंगे तो हम कैसे रोक सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के अवैध रेत खनन को लेकर पदयात्रा निकालने पर कहा कि वो अपनी सरकार में मंत्री थे तब पदयात्रा निकालते। आज वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें। 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पे सहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नीयत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी। और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे। क्योंकि कोरोना काल है, स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। 9 सितंबर को पीएम मोदी स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एमपी इस योजना में पूरे देश में नंबर 1 है। 115 करोड़ की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना में मंजूर हुई है। पीएम मोदी 9 सितंबर को हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। जितने भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, नगरीय निकाय हैं, उन सभी स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रदेश के लाखों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। 9 तारीख को 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। देखिए, चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर जीतेगी। चुनाव में तब मुकाबला होता है जब सामने को कोई हो। आधी सीटें 27 में से ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नेतृत्व के रूप में नहीं है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर बयानों की वजह से भोपाल की जनता के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही हैं। इधर बीजेपी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बयान दिया कि भोपाल का सौभाग्य था कि उनका यहां से चुनाव हुआ। प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। भोपाल की सांसद जनता के किसी भी सुख दुख में कभी दिखाई नहीं दी, ना कोरोना काल में दिखाई दी, ना बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में जनता के बीच में दिखाई दी। उल्टे अपने विवादास्पद बयानों की वजह से भोपाल की जनता के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती रहीं, चाहे पार्लियामेंट में दिए हुए बयान हो या सार्वजनिक तौर पर दिए हुए बयान हो। अब उसके बाद ऐसे जनप्रतिनिधि द्वारा अहंकार दिखाना, दंभ दिखाना कि जनता का सौभाग्य है उन जैसा जनप्रतिनिधि होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को राष्ट्र का प्रथम सेवक मानते हैं। जनप्रतिनिधि पब्लिक का सेवक होता है और गुणदोष के आधार पर ही बेहतर सेवक का चयन जनता करती है। भोपाल की जनता का मिजाज भांपकर तमाम स्वांग चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने किए, इसके बावजूद भी भोपाल की जनता ने उनको नकारा और साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को चुना ताकि उनके मनोकूल सेवा के साथ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वे खरी उतरें और उनका सेवा भाव जारी भी है।
और मध्य प्रदेश को नए डीजीपी मिल सकते हैं। 30 सितंबर को डीजीपी विवेक जौहरी रिटायर हो रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने जौहरी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया था। नए डीजीपी की दौड़ में अशोक दोहरे का नाम भी है, पुरुषोत्तम शर्मा भी इस रेस में है, विजय यादव का नाम भी इसमें शामिल है। तो जल्दी ये साफ हो जाएगा कि कौन मुख्य पुलिस अधिकारी की भूमिका, पुलिस मुखिया की भूमिका संभालेगा। और शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों को देना पड़ सकता है इस्तीफा। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, इन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित न होने पर इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। 6 महीने के भीतर सदस्य चुना जाना जरूरी होता है नियमों के तहत। 21 अप्रैल को दोनों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 21 अक्टूबर तक निर्वाचित नहीं हुए तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कानूनी प्रावधानों को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और आप इसे समझिएगा। हालांकि राजनेता कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। सरकार के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को क्या अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव की जो तारीख हैं वो अक्टूबर के लास्ट में घोषित हों, और अगर ऐसा होता है तो फिर उनका 6 महीने के भीतर निर्वाचन होने का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। आखिरकार क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह साहब हैं। AP सिंह जी, इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान है? क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव की तारीखें 21 तारीख के बाद घोषित हों अक्टूबर में, जबकि 21 तारीख को जो 6 महीने का वक्त है वो पूरा हो जाएगा उनके मंत्री बनने का। देखिए, इसमें हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह स्पष्ट है। जो भारतीय संविधान का 164 अनुच्छेद है, आर्टिकल 164 है, उसमें प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री जी के सलाह पर मंत्रीगण की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो वो जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें यदि कोई मंत्री 6 माह तक सदस्य नहीं है विधानसभा का तो वो मंत्रिमंडल में शामिल रह सकता है। आर्टिकल जो मैंने कहा 164 के 4 में ये प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जो 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो यही प्रावधान लागू, यदि 6 माह तक दोनों, जैसा आपने कहा, मंत्रीगण उसके पहले निर्वाचित घोषित नहीं होते हैं तो उस समय उनकी सदस्यता, मतलब स्वयं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल कयास की बात है, क्योंकि जैसा समाचार पत्रों से पता लग रहा है कि चुनाव आयोग तत्परता से चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी उसके कार्यक्रम घोषित होता नहीं, उसके बाद स्थितियाँ निर्मित होंगी। एक सवाल मन में ये आता है लोगों की कि मान लीजिए कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता प्रभावी हो जाए और इलेक्शन की जो डेट है वो उनके 6 महीने के भीतर इलेक्ट होने के बाद हो, तब भी क्या ये नियम लागू होगा? निश्चित तौर पर भाई, उसमें प्रावधान है कि उनको निर्वाचित घोषित होना चाहिए। तो निर्वाचित घोषित जब होंगे जब चुनाव आयोग रिजल्ट घोषित कर देगा। तो जब तक, चूँकि चुनाव आयोग को ये अधिकार है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है कि कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें कि उसको निष्पक्ष चुनाव कराया जाना या जनता को उसमें भागीदारी करना सुनिश्चित ना हो, तो वो बढ़ा सकता है। जैसे उन्होंने राज्यसभा का चुनाव आगे पीछे किया था, इसमें भी हमारे 2 सदस्य जो दिवंगत हो गए थे उनको चुनाव आगे बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति अलग निर्मित होती है, लेकिन चूंकि जो संविधान का प्रावधान है वो कोई बदल नहीं सकता जब तक कि उसमें संशोधन ना हो जाए। तो
तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 6 माह के अंतर्गत उनको निर्वाचित घोषित होना है। यदि वो 6 जो अवधि है 6 मंथ की, उसमें निर्वाचित घोषित नहीं होते हैं तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उस समय उनको मंत्रिमंडल से जो है वो मंत्री नहीं रहेंगे। एपी सिंह साहब जो विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 6 महीने के भीतर वो निर्वाचित नहीं होते हैं, जो मंत्री हैं भले ही वो 2 हों या कोई और हो, तो फिर उनकी जो शपथ लेने की बाध्यता है या जो उन्होंने शपथ ली है वो अपने आप शून्य हो जाएगी। उनका निर्वाचन होना ज़रूरी है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। शरद, वैसे तो तमाम ज़रूरी बातें आपने कर ली हैं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा हो तो बहुत शॉर्ट में। एक दूसरा के कई तरह की जो ताकतें हैं वो महामारी एक्ट लागू होने की वजह से भी मिल जाती हैं कभी कभार। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सवाल सही किया है और इसका जवाब भी जो प्रमुख सचिव हैं एपी सिंह, उन्होंने दिया है। एक तो ये कि जो चुनाव बढ़ाए गए, मसलन अगर मध्य प्रदेश में 2 सीटें आगर मालवा और जौरा, इनका समय 6 महीने का खत्म हो चुका है, फिर भी वहां पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है, मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आपदा की स्थिति जो जिसका जिक्र आपने किया, तो फिर तारीख बढ़ाई जा सकती है। लेकिन किसी मंत्री के विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य चुनने के 6 महीने का जो कार्यकाल है, 6 महीने का जो प्रावधान है, उसका कोई संवैधानिक विकल्प नहीं है। तो इसके लिए कम से कम 6 महीने के अंदर उनका चुना जाना जरूरी है। और अगर वो 6 महीने में चुने नहीं जाते हैं मंत्री बनने के बाद भी, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि एक प्रावधान ये भी है कि ये इस्तीफा ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ से इस्तीफा दिया जाए और दूसरे हाथ से शपथ ले ली जाए। तो ऐसे प्रावधान भी हैं कि दो टर्म के 6-6 महीने के हो सकते हैं। तो देखना होगा कि चुनाव की तारीखों पर, अभी इसलिए हम लोग जो न्यूज़ 18 है वो हो सकता है इसलिए लिख रहा है कि चुनाव की तारीख देखना होगा कि 21 अक्टूबर के पहले ही निर्धारित हो जाती है या 21 अक्टूबर के बाद ऐलान होता है। तो तारीखों को देखना होगा कि हालांकि संभावना ऐसी बात की है कि जो तारीख है वो अक्टूबर के आखिरी में होगी। और ऐसा होता है तो गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को इस्तीफा भले ही एक हाथ से देकर दूसरे से शपथ लेनी पड़े, लेकिन इस्तीफा तो